A very good evening to students. This is our first chapter of class 11 accountancy और जिसका नाम क्या है एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. ठीक है, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस. ठीक है, अकाउंटेंसी अभी जो आपका सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी क्या है, अभी आपका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर आप डिफरेंट टर्म्स जैसे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हैं आप पढ़ते हो. प्लस स्टेप्स पढ़ते हो कि हम लोग अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटेंसी एक क्या है, एक सब्जेक्ट है. उस सब्जेक्ट के अंदर हमारा सबसे पहला चीज़ आता है बुक कीपिंग, जिसमें हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जब फर्स्ट टाइम हुए रहते हैं, जो भी हमने फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं. दूसरा आ जाता है अकाउंटिंग, जो प्रोसेसिंग और एनालिसिस का काम करता है. और तीसरा आ जाता है अकाउंट्स, जो फाइनल आउटपुट हमें शो करता है. तो ये किस तरह से चलता है, सबसे पहले बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, फिर अकाउंटिंग का काम खत्म होता है और फिर अकाउंट्स का काम खत्म होता है. और ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, ये सब कुछ अकाउंटेंसी के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब क्योंकि आपको ओवर पता चल गया कि ठीक है भाई अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो चलिए इस पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर मैं अकाउंटिंग का ओवरव्यू दूँ तो अकाउंटिंग एक आपको बिजनेस का स्कोर कार्ड देता है. ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक स्कोर कार्ड है. स्कोर कार्ड मीन्स क्या, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है ना, आप रिपोर्ट कार्ड में स्कूल में क्या पता करते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. आपने पूरे साल पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिया और अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. ठीक है, तो ये अकाउंटिंग भी आपको वही बताता है कि पूरे साल मैंने बिजनेस किया या पूरे सप्ताह ही मैंने सामान बेचा, सामान अब होलसेलर से ख़रीद कर लेकर आया, फिर उसको बेचा, तो उसमें मैंने कितनी प्रॉफिट अर्न की, या मेरा खर्च कहाँ ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, कहाँ मुझे खर्च कम करने की ज़रूरत है. ये सब कुछ हमें ओवरऑल किस में पता चलता है, अकाउंटिंग. सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ पता चलता है. तो ये एक फाइनेंशियल स्टोरी बताता है और इस फाइनेंशियल स्टोरी मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो किस नेचर का है, इसका जो कैरेक्टर होगा वो फाइनेंशियल नेचर का होगा. एक बिज़नेस का पर्पस क्या होता है, एक बिज़नेस का पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस तो भाई प्रॉफिट अर्न करना ही है. प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही है. प्रॉफिट अर्न किए या नहीं किए तो कितना किए, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जानना है हमें. ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में. अब देखो ट्रेडिशनल व्यू क्या बोलता है, ट्रेडिशनल व्यू बाय AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. जैसे यहाँ पे ICAI है, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में AICPA है. ये बोलता है इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना इन द सेंस ग्रुप में डिवाइड करना, फिर उसकी समरी प्रिपेयर करना और लास्ट में उससे अपने रिजल्ट को देखना, पता करना कि कैसा चल रहा है मेरा बिजनेस, सही डायरेक्शन में है या नहीं है. लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, विच इज़ गिवन बाय दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. मॉडर्न अप्रोच ये बोलता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स. मॉडर्न अप्रोच का ये बोलना है एंड एज पर दिस डेफिनेशन कि सबसे पहले तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मीन्स मॉनिटरी मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू मनी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बिजनेस में बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं. आपका एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है, मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है, डायरेक्टर कोऑपरेटिव नहीं है या बहुत ही फ्रेंडली है, आपकी बातों को समझते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी में जिससे बिजनेस में, जिससे कि काम पे असर होता है. लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ वैसे इवेंट्स को ड्रॉ करते हैं जो मनी से रिलेटेड हो. ठीक है, उसके बाद उसे मेज़र करना, यानी कि वो कितने वैल्यू का आप रन कर रहे हो, 10 किलोमीटर रन कर रहे हो या 12 किलोमीटर रन कर रहे हो, तो वो किलोमीटर में आप मेज़र कर रहे हो. उसी तरह ये इंडिया में रुपीज़, अमेरिका में डॉलर. ठीक है, तो इसको मेज़र करना, 10 रुपीज़ की है, 15 रुपीज़ की है, 100 रुपीज़ की है, उसके वैल्यू को मेज़र करना. नेक्स्ट आ जाता है मेज़रमेंट के बाद और भी बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे कि अगेन समराइज़ करना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, एनालिसिस करना. ठीक है, बट वो सारी इसमें नहीं दिए हुए. और उन सारे इन्फॉर्मेशन को लास्ट में उनके जो यूज़र्स है, बिजनेस ओनर यूज़र्स है, राइट, मैनेजर यूज़र है, डायरेक्टर और भी एम्प्लॉय, वर्कर, सब यूज़र्स हैं. स्टेक होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, सारे क्या है, यूज़र्स है. उनको रिपोर्ट बताना ताकि वो सही तरीके से सही टाइम पर डिसीजन ले सके. ओके, आई होप कि आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत कुछ तो ऐसे समझ में आ रही होगी. ठीक, अब देखो इंफॉर्मेशन इंजन, द IMRC पाइपलाइन.
अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टेड स्टेप्स दैट टर्न्स बिजनेस एक्टिविटीज़ इनटू यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो ऐसा है ना कि बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत तरह के होते हैं। वो उसको सबसे पहले तो आप दो कैटेगरीज़ में बांट दो। एक है क्या, नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है, एक है नॉन फाइनेंशियल इन नेचर और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल इन नेचर। दूसरा है फाइनेंशियल इन नेचर। मीन्स फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल इन नेचर रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। डिसाइडिंग व्हाट बिजनेस एक्टिविटीज़ आर रिलेवेंट टू कैप्चर, ऑब्वियसली मॉनिटरी वाला, जिसे हम मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन कर सके। दूसरा मेजर, असाइनिंग अ मॉनिटरी वैल्यू टू द एक्टिविटीज़। 100 रुपये की है, 150 की है, 1500 की है, लाख की है, कितने की है वो, कुछ तो वैल्यू होगा ना उस एक्टिविटी का, उसे रिकॉर्ड करना, ठीक है, एंड देन कम्युनिकेट करना, ताकि जो उनके डिफरेंट यूज़र्स है वो क्लियर एंड एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके, ताकि वो अपना डिसीजन बेटर तरीके से ले सकें। ओके 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 ओके, तो मैं यहाँ पे अब आ जाती हूँ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, एंटिटीज़ एंड ट्रांजेक्शन्स। देखो एक जो बिज़नेस ओनर है, ठीक है, आप मैं एक ग्रोसरी शॉप की, एक किराना स्टोर की एग्जांपल ले रही हूँ, ग्रोसरी शॉप की। ये जो शॉप है ये आपसे बिल्कुल अलग होगा, ठीक। ये जो ओनर है, ये जो बिज़नेस एंटिटी है, ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं एंटिटी क्या है। अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज, अकाउंटिंग सिस्टम्स आर बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल रियलिटी। एंटिटी क्या है, एक बिजनेस एंटरप्राइज है, यानी कि एक बिजनेस है, बिजनेस एंटरप्राइज। ये दिखाई नहीं देगा आपको, ये इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइक मतलब एक बिल्डिंग है उसकी तरह ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, लेकिन ये रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ये क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, इसके नाम से सारा काम होता है। जैसे ABC कंपनी, तो ये क्या है, एक कंपनी का नाम है, ठीक है। रिलायंस कंपनी एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इसके नाम से सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना, लेकिन क्या आपको ये रिलायंस कहीं ऐसे चलता फिरता दिख रहा है, नहीं, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज है, ठीक है। अब देखो ऐसा बोला जाता है अकाउंट, एक ओनर और एक बिजनेस एंटिटी, ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग है। कैसे अलग है हम लोग आगे देखेंगे। ओनर की एक अपनी पर्सनल रियलिटी होती है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन एक बिजनेस एंटिटी की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। अब आप देखो ओनर तो आज नहीं तो कल दे आर गोना जाए, वो मरने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओनर के डेथ हो जाने के बाद वो बिजनेस रुक जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन क्या है भाई, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इन्वॉल्व होता है दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को के बीच में। ये कैश या क्रेडिट यानी कि उधार भी हो सकता है, या फिर हम लोग इसको कैश में भी इस इवेंट को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप मान लो आप जब किराना की स्टोर चला रहे हो तो आप 1 kg राइस बेचते हो जो 40 रुपीज़ की है, तो आप कस्टमर को क्या दे रहे हो, राइस दे रहे हो, और कस्टमर आपको उसकी वैल्यू पे कर रहा है विच इज़ 40 रुपीज़ पर kg, राइट। तो यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, और वो इवेंट क्या है, उसकी एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू। दो यहाँ पे एंटिटीज़ है, एक तो कस्टमर है और एक ये सुपर बाज़ार यहाँ पे है। मैंने आपको ग्रोसरी बोला, यहाँ सुपर बाज़ार है। इन दोनों के बीच में एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे सुपर बाज़ार कस्टमर को राइस दे रहा है और कस्टमर बदले में पैसे दे रहा है। तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल इन नेचर है, राइट, ये फाइनेंशियल इन नेचर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन। और ये कैश या क्रेडिट किसी में भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी बताया कि एंटिटी बिजनेस होता है ना, बिजनेस फर्म होता है, यहाँ पे आप एक इंसान को भी एंटिटी बता रहे हो। देखो ऐसा है ना, एक बिजनेस फर्म और एक ह्यूमन, दोनों के नाम पे काम हो रहा है और दोनों जो है रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ठीक है। दोनों एक, ये ह्यूमन क्या है, ये नेचुरल है, और ये बिजनेस फर्म क्या है, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, ठीक है। और दोनों के नाम से काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के नाम से काम हो रहा है और ह्यूमन के नाम से काम नहीं हो रहा है। दोनों के नाम पे अकाउंट खुल रहे हैं, दोनों के नाम पे खरीद बिक्री हो रही है, ठीक है। इसलिए ह्यूमन भी एंटिटी है और एक बिजनेस फर्म भी एंटिटी है। और जब कोई बिजनेस खोलता है, अगर मैंने बिजनेस खोला तो आई एंड मेरा बिजनेस फर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी बट सेपरेट होंगी,
मैं इसकी क्या कहलाऊंगी? ओनर कहलाऊंगी, मालिकिन कहलाऊंगी। कितना अच्छा लगता है सुनने में। अब चलो देखते हैं कौन रिलाई करता है इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। दो तरह के होते हैं यूज़र्स। पहले हो जाते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे हो जाते हैं इसमें दो तरह के यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले हो जाते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे हो जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो एंटिटी के बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो ये बिजनेस एंटिटी है ना, ये बिजनेस एंटिटी है, तो इस बिजनेस एंटिटी से जो डायरेक्टली रिलेटेड है ना, जो उसके अंदर रहकर काम कर रहे हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंपनी डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस, उनको देखना है कि कंपनी को किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, वो सब कुछ पता करना है। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर, मैनेजर्स रिटेल ऑपरेशन, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस, प्लांट मैनेजर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन रिसोर्सेज। प्लांट मैनेजर का काम है कि मैन्युफैक्चरिंग की ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो कैसे चलना चाहिए, वो सब कुछ देखना। प्रोडक्शन अगर करना है तो उसका सामान हमको कहाँ से मिलेगा, क्या मेरा उतना बजट है, फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर से बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर वो रिपोर्ट देखकर बताएगा, ठीक है, दोनों ही रिकॉर्ड देखेंगे, बट ये आपको अच्छे से बता पाएंगे प्लांट मैनेजर को। स्टोर मैनेजर जितने भी रिटेल के ऑपरेशन से काम है, सेल, कस्टमर सर्विस, जो कुछ भी है वो स्टोर मैनेजर का काम होगा। फिर क्या आ जाएंगे इंटरनल यूजर्स में, इंप्लॉइज आ जाएंगे, वर्कर्स आ जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब जो अभी के शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी में मालिक है। देखो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक, एक कंपनी है, तो उसमें क्या होता है, एक तो ओनर है कोई, ठीक है, वो ओनर बोला ना कि देखो तुम अगर हमको 15 रुपए दोगे ना तो हम तुमको कंपनी का थोड़ा मतलब एक हिस्सा दे देंगे, हम तुमको उसका मालिक बना देंगे, ठीक है। यानी कि वो क्या किया, जो शेयर है कंपनी का, उसने क्या किया, कंपनी को 1000 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। इसने कंपनी को 1000 टुकड़ों में बांट दिया, 600 टुकड़ा ये खुद रखा, 500 टुकड़ा बोला ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा और लोगों में बांटेगा, और इसके बदले वो उनको मालिक बना देगा, फ्री में नहीं, वो उनसे पहले पैसे लेगा और उनको कुछ हिस्सा का मालिक बना देगा, जैसे वो पैसा देंगे उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या पता चलेगा इससे, वो देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, यानी कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं रिसेंट ईयर्स में या लॉस में है, ठीक है, ताकि वो देखे कि मुझे इस कंपनी के शेयर को खरीदने से अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या मुझे इससे कुछ प्रॉफिट मिलेगा या मेरा सारा पैसा गया। क्रेडिटर्स जो बैंक है, लेंडर्स मींस पैसे उधार देने वाले, वो देखेंगे ना कि भाई कंपनी को मैं उधार तो दे रहा हूँ पर क्या ये मुझे पे बैक कर पाएगा, ये मुझे मतलब पैसा वापस दे पाएगा, ठीक है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज देखेंगे ना कि इनकी कितनी टैक्स बन रही है, ठीक है, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। रेगुलेटरी एजेंसीज, यानी कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज है हमारी इंडिया में, जैसे हमारे इंडिया में सेबी है एक, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये क्या करेगा, ये सारे लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है क्या वो एश्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर धोखा दे रहे क्या हो रहा है, ये सब कुछ चेक करेंगे ना भाई। लेबर यूनियन रिप्रेजेंट्स वर्कर्स इंटरेस्ट इन नेगोशिएशंस यूजिंग फाइनेंशियल डाटा को देखते हैं और देखते हैं कि वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है क्या यहाँ फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉम्पिटिटर्स देखेंगे कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी के मतलब कंपैरिजन में, तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल यूजर है और ये क्या है, इंटरनल यूजर है। डाटा ड्रिवन डिसीजंस, यानी कि जो भी कंपनी होता है वो कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं। ओनर किस तरह का डिसीजन, क्या मेरा कंपनी अच्छा चल रहा है, क्या मैं सही प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, जो क्रेडिटर्स है या लेंडर्स है जो उधार दे रहे हैं, क्या मुझे पैसे ये वापस करेगा टाइम पे या नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट, क्या हम अपने काम अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हम कैसा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, यानी कि सेम तरह की कंपनी जो दूसरी कंपनीज है उसके मुकाबले हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट या रेगुलेटरीज, क्या ये सारी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या टाइम पे टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो आप देख लो, ये अकाउंटिंग ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब हम समझ जाते हैं कि अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं। ये एक पौधा है, इसकी जड़ है, ये निकला, ये इसकी स्टेम हो गई और इसके 3 ब्रांचेस आ गए। पहला आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका काम जो हमने अभी तक पढ़ा कि फाइनेंशियल साउंडनेस को ये बताता है, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को मेजर करता है, ठीक है, और इसका फोकस कहाँ होता है, पास्ट पीरियड, मॉनिटरी नेचर और स्टीवर्डशिप। पास्ट पीरियड यानी कि जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो क्या है, पास्ट में होते जाते हैं, मतलब वो होते जाते हैं तब ना, मतलब वो रिकॉर्ड होते जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना है कि होने से पहले ही वो रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है। फिर ये मॉनिटरी नेचर का होता है, ठीक है, ये किस नेचर का होता है, मॉनिटरी नेचर का होता है, पैसे के टर्म पे इसको डिफाइन किया जाता है। तीसरा है स्टीवर्डशिप, आपने सुना होगा या आपने नहीं भी सुना होगा। स्टीवर्डशिप का मतलब ये होता है कि मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास है, जो पैसे हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसका सही रिस्पॉन्सिबल वे में मैनेजमेंट हो रहा है, क्या हम उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी पॉलिसी में क्या चेंजेस करने होंगे जिससे कि हम अपने मनी को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। ऑडियंस के कौन होते हैं, प्राइमरली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, मीन्स कि जो एक्सटर्नल यूजर्स है वो इस चीज़ को देखते हैं, इसके रिपोर्ट को देखते हैं। दूसरा आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज एंड डिटरमाइन प्राइसिंग। फोकस क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, और ऑडियंस कौन है, इंटरनल मैनेजमेंट। इसका काम क्या होता है, हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने में कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि कितना खर्च कर रहे हैं उसको डिटरमाइन करना, ठीक है, उसको पता लगाना, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को की प्राइसिंग कर सके, ठीक। तो इसका मेन मुद्दा क्या होता है, इसका फोकस कहाँ रहता है कि कॉस्ट कंट्रोल कर सके। कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, अगर एक्सपेंडिचर खर्च कम होगा तभी तो जा करके हम प्राइसिंग कम कर सकते हैं। अगर खर्च ही ज़्यादा होगा तो हमको अपने प्रोडक्ट का दाम, मान लो 10 रुपये का साबुन है, ठीक है, तो चलो ये 3 रुपये 4 रुपये 3 रुपये की बनेगी, तब ना इसमें और भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट, उसको फिर पैकेजिंग करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, ये सब मिला जुला के चलो 5 रुपये लग गया है ना, +2 5 रुपये इसको ओवरऑल खर्च हो गया, तो हम चलो ठीक है, हम डायरेक्ट 50% पे हम इसको 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार है ना। लेकिन अगर इसी की पूरी खर्च आएगी 4 रुपये यहाँ पे, तो 6 रुपये भाई मिलेगा ना उसी साबुन का। तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना, जितना कम हो सके हम खर्च कम करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और यहाँ पे प्राइस प्रॉफिट हमको अच्छे से मिलेगा। इसके ऑडियंस क्या होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं। इसको एक्सटर्नल से क्या मतलब है, बाहर वाले को कॉस्ट कंट्रोल से क्या मतलब है, ये तो कंपनी अंदर देखेगी ना कि हम अपना कॉस्ट कंट्रोल करें, तभी ना सही तरीके से हम उसका प्राइसिंग कर सकेंगे।
अब तीसरा आ जाता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसका फोकस क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड, बजटिंग, फोरकास्टिंग, इंक्लूड्स नॉन फाइनेंशियल डाटा, ऑडियंस, इंटरनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सबको इकट्ठा करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है अपना, ठीक है। बेसिकली ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी कि अपना बजट बनाना, आगे काम कैसा हो सकता है उसको देख करके आगे डिसीजन लेना, ठीक है। ये मेनली क्या इंक्लूड करता है? नॉन फाइनेंशियल डाटा को इंक्लूड करता है। और इसके भी ऑडियंस कौन होंगे? इंटरनल मैनेजमेंट होंगे। तो हमारे जो 3 ब्रांचेस है वो कौन कौन से ब्रांचेस है? पहला फाइनेंशियल, दूसरा कॉस्ट और तीसरा मैनेजमेंट, FCM, ठीक है। ये तो आपको याद रहेगा, FCM, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अब हम लोग इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चौथा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी इवेंट्स हो रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि हम हर कुछ अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते। तो अपने दिमाग पे ज़्यादा ना रिलाई करते हुए, डिपेंडेंट ना रहते हुए हम क्या करेंगे? जितने ट्रांजैक्शंस खरीद बिक्री हर तरह की होती जाएगी, हम उसको अपने एक लाल किताब में रिकॉर्ड करते जाएंगे, ओके। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या मैं लॉस कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जानना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं कि कभी भी एक स्पेसिफिक टाइम में, अकाउंटिंग ईयर इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चलता है? अकाउंटिंग ईयर, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, यही तुम्हारा न्यू ईयर है। कौन सा? स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। ओप्स, 1 अप्रैल, अब याद रखो ये 1 अप्रैल इज योर न्यू ईयर डे, स्टार्टिंग योर न्यू ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर कहाँ से कहाँ चलता है इंडिया में? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये दिमाग में रखना है, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। तो सही टाइम पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लेना। ऐसा नहीं है कि पूरे साल का एक ही बार में पता करते हैं, मंथली भी देखते हैं रिपोर्ट, ठीक है। इन सम केसेस वीकली रिपोर्ट भी देखा जाता है, हाफ ईयरली भी देखा जाता है, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में भी देखा जाता है। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बैलेंस शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि मेरा कितनी चीज़ों के ऊपर अधिकार है, जिसे कि हम एसेट्स बोलते हैं, और मुझे कितने लोगों को किसी तरह से पे करना है, जिसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं, जिम्मेदारी होने वाली वो नहीं होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के थ्रू हम पता करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो कितना ओन करता है, ठीक है, और वो कितना ओ करता है, ठीक। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि टाइमली रिपोर्ट करना लोगों को, ताकि वो सही तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके उनको, और वो सही तरह के डिसीजन उसके बेसिस पे ले सके, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिलनी चाहिए, तभी तो वो क्या करेंगे? अपना डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। अब इसके बाद ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव तक बताया है, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तक मैंने आपको बताया है। इसके आगे मैं आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, बेसिक टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं यहीं पे इसे खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपके कुछ सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और ये जो इसकी ये PDF है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।